नमस्कार, मैं हूं सिकता दे और मेरे साथ आप देख रहे हैं खबरों की खबर। हम आपके लिए लेकर आए हैं वो खबर जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल छुपा है, तो वो भी खबर जिसमें आपकी जेब का ख्याल है, आपकी कमाई का सवाल है। तो खबरों की खबर में हम आपको दिखाएंगे कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को बम से उड़ाने की साजिश रचने वाले अब्दुल के मन में क्या चल रहा था। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के मन में औरंगजेब के लिए इतना प्यार क्यों है कि वो इतिहास की मनगढ़ंत व्याख्या भी करने लगे हैं। हम आपको स्वच्छ भारत से जुड़ी खबर दिखाएंगे, क्योंकि स्वच्छ भारत जो है वो उसका संदेश गांव-गांव तक पहुंच चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा के माननीय सदस्य ही इसको नहीं समझ पा रहे हैं। तभी तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में थूक कांड हो गया है। इसको लेकर विस्तार से रिपोर्ट आगे। साथ ही चलेंगे बिहार, वहां पर हम आपको बताएंगे कि बिहार में एनडीए के नेता के रूप में फिर से क्यों नीतीश कुमार हैं। उनके ही नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ना है बीजेपी के लिए जरूरी या फिर मजबूरी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस षड्यंत्र की जो राम मंदिर के खिलाफ रचा जा रहा था, लेकिन उस साजिश को नाकाम कर दिया गया। इस मामले में जिस संदिग्ध आतंकी को पकड़ा गया है वो अयोध्या का ही रहने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर साजिश के ये तार कहां तक फैले हुए थे और इस दहशतगर्द किरदार के मन में क्या चल रहा था। ज्यादा दिन नहीं हुए, दुनिया ने देखा कि अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए किस तरह श्रद्धा का समंदर उमड़ पड़ा। महाकुंभ के दौरान संगम पर पवित्र स्नान के लिए जो लोग पहुंचे, उनमें से ज्यादातर अयोध्या भी गए और भगवान के दर्शन पूजन के साथ ही अपने तीर्थ को पूर्ण किया। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर नहीं होती तो अयोध्या के राम मंदिर पर एक बड़ा आतंकी हमला हो गया होता। इस हमले की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन हमले से ठीक पहले गुजरात एटीएस और हरियाणा पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में फरीदाबाद से आतंकी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल के पास 2 हैंड ग्रेनेड मिले हैं। वो अयोध्या के पास मिल्कीपुर का रहने वाला है और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के जरिए हमले की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी थी। वो फरीदाबाद से हैंड ग्रेनेड लेकर अयोध्या जाने की फिराक में था, लेकिन इसके पहले ही केंद्रीय एजेंसियों के इनपुट पर गुजरात और हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में आ गया। गांव में हल्ला हुआ कि आतंकवादी आ गया। फिर मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे देखा कि काफी भीड़ लगी हुई है, पुलिस फोर्स काफी आई हुई है। तो पता लगा कि आतंकवादी पकड़ा है, उसके पास 2 बम मिले थे, तो पुलिस उसको अपने साथ ले गई। क्या जानकारी मिल पाई उसके बारे में, जो जिसको आतंकवादी कहा जा रहा है? उसको यही है कि उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी, गुजरात पुलिस और हरियाणा पुलिस। तो उन्होंने यहाँ आके उसको पकड़ लिया। वो यूपी का बताया जा रहा है कि यूपी का रहने वाला था, यहाँ जा रहा था। पुलिस ने उसको यहाँ पकड़ लिया, पकड़ के उसको ले गई अपने साथ। अब्दुल को दोनों हैंड ग्रेनेड फरीदाबाद में किसी हैंडलर ने दिए थे। पुलिस ने दोनों हैंड ग्रेनेड डिफ्यूज करा दिए। सूत्रों की माने तो अब्दुल से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। पता चला है कि अब्दुल 10 महीने से इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस मॉड्यूल से जुड़ा था। उसे ऑनलाइन वीडियो कॉल पर ट्रेनिंग दी गई। अब्दुल मिल्कीपुर में अपनी दुकान पर ही बैठकर वीडियो कॉल पर ट्रेनिंग लिया करता था। ट्रेनिंग के दौरान अब्दुल रहमान को कई टास्क भी दिए गए। राम मंदिर को उड़ाने की साजिश भी वीडियो कॉल पर ही रची गई। अब्दुल के मोबाइल में कई धार्मिक स्थलों के फोटो और वीडियो मिले हैं। छापेमारी के दौरान एक पेन ड्राइव में हमले का ब्लूप्रिंट भी बरामद हुआ है। ये भी पता चला है कि अब्दुल ने कई बार राम मंदिर की रेकी की थी और अपनी जानकारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ साझा की थी। 5 दिन पहले ही अब्दुल मरकज जाने की बात कहकर अपने घर मिल्कीपुर से दिल्ली निकला। ट्रेन से फरीदाबाद पहुंचा और वहां नाम बदलकर रहने लगा। यहाँ पे लगे खाली बेटे के बारे में पूछे, उसके बाद फिर हमको लाके यहाँ पे घर पे छोड़ दिए। बोले घर पे रहना, कहीं जाना मत। मैं बोला ठीक है भाई। लड़का क्या करता था? यहाँ पे बैटरी रिक्शा, उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो यहीं पे बैटरी रिक्शा चलाता था। इससे पहले कहीं गया था क्या? एक बार खाली दिल्ली गया था। कहाँ गया था? दिल्ली मरकज निजामुद्दीन। अच्छा, वहाँ क्या करता? वहाँ पे यानी धर्म के वो तबलीगी जमात में गया था। अच्छा, तो अब इस समय लड़का आपका कहाँ? अब यही तो हमको पता ही नहीं है। कल 11 बजे से लगभग 12 बजे से मोबाइल उसका स्विच ऑफ बता रहा है।
हमारा बच्चा बेकसूर है साहब, उसको कोई फंसा दिया है। हमारा बच्चा कोई ऐसा काम नहीं करता है, कभी ऐसा कोई काम नहीं किया। कहाँ है इसमें? इस समय पे हमको नहीं मालूम कहाँ है मेरा बेटा। कहाँ बता कर गया? दिल्ली बता के गया, पहली तारीख को यहाँ से गया। कुछ महीने पहले अब्दुल अपने गांव से अयोध्या शहर पहुंचा। वहां अयोध्या कैंट के पुरानी सब्जी मंडी निवासी एक शख्स के संपर्क में आया। इसी बीच वो दिल्ली के रास्ते विशाखापट्टनम पहुंचा। वहां उसने जमात का दामन थामा। यहीं वो आतंकी संगठनों के संपर्क में आ गया। अब्दुल के पिता अबू बकर पहले सूरत में रहते थे, अब वो गाँव में ही रहकर चिकन शॉप चलाते हैं। एटीएस की टीम ने यूपी के अयोध्या, गोंडा, आजमगढ़, मऊ, सहारनपुर और बलिया में कई जगहों पर छापेमारी की है। इस बीच अयोध्या में सुरक्षा का घेरा और सख्त कर दिया गया है। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, आसानी से दर्शन सबको मिल सके, इसकी व्यवस्था प्रशासन ने पुख्ता कर रखी है। अयोध्या धाम की सुरक्षा जो है, इसमें हमने कई तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं बना रखी हैं, जिसमें हमारी कई एजेंसीज़ हैं, हमारी स्टेट की एजेंसीज और सेंट्रल एजेंसीज़ भी हैं, जो सुरक्षा को लेकर अपनी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। साथ ही अभी रिसेंट एक्टिविटीज़ को देख के एंटी ड्रोन सिस्टम भी अयोध्या धाम में राम मंदिर में एक्टिवेट किया गया है। हमारे येलो जोन और रेड जोन के अंतर्गत हमने अपने एरियाज़ को कैटेगराइज कर रखा है, जहाँ पे हम एक्सेस कंट्रोल के थ्रू ही लोगों को प्रवेश देते हैं। यहाँ की पुलिस, सेंट्रल की पुलिस सब मंदिर को लेकर के चौकन्ना है। दर्शन के लिए किसी को कोई असुविधा ना हो, ये विशेष ख्याल रखा जा रहा है और जगह जगह पे पुलिस की व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एजेंसियां अब इस मॉड्यूल से जुड़े बाकी लोगों की तलाश कर रही हैं। फैजाबाद से प्रमोद श्रीवास्तव के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। इतिहास के पन्ने औरंगजेब की क्रूरता से भरे हुए हैं। औरंगजेब की बेरहमी का आलम यह था कि वो हिंदू ही नहीं, अपने भाई और पिता को भी उसने नहीं छोड़ा था। हमने आपको दिखाया कि कैसे औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज की हत्या करवाई थी। इसी तरह उसने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को अपने केश काटने के लिए कहा था, लेकिन जब उन्होंने केश काटने से इनकार किया और वो तैयार नहीं हुए, तो और ना ही अपने धर्म बदलने के लिए उन्होंने तैयारी दिखाई, तो उसने अपने सामने ही उनकी हत्या करवाई थी। औरंगजेब की क्रूरता का आलम यह था कि उसने अपने भाई दारा शिकोह की भी हत्या करवाई, वहीं दूसरे भाई मुराद को भी जहर देकर मरवा दिया था। इतना ही नहीं, अपने पिता शाहजहां को जेल में बंद कराया था। औरंगजेब मुगलों के इतिहास में सबसे ज्यादा नफरत का पात्र रहा, जिसे भारतीयों ने कभी स्वीकार नहीं किया। उसने इस्लामिक शरिया कानून को भी सख्त बनाया था। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर भी लगाए थे। वहीं हिंदू मंदिरों को तोड़ने जैसे काम भी औरंगजेब ने ही किए थे। बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर को आप देख सकते हैं। एक तरफ औरंगजेब ने हिंदुओं पर कई पाबंदियां ठोकी, तो दूसरी तरफ हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनने को मजबूर भी किया था। मंदिरों को तोड़ने का आदेश था और हिंदुओं पर जजिया लगाने का आदेश था, और इसके अलावा कुछ छोटे छोटे अध्यादेश थे, जैसे होली खेलने पर प्रतिबंध लगाया गया या संगीत पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन ये उतने महत्वपूर्ण नहीं थे। दरअसल औरंगजेब के समय साम्राज्य की स्थिति इतनी खराब हो गई कि उसको संभालने के लिए औरंगजेब को कट्टरपंथ का सहारा लेना पड़ा। बढ़ते आगे, आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक खास घटना घटी। जैसे ही सभा की शुरुआत हुई, स्पीकर अपने आसन पर बैठे और एक ऐसी शिकायत सामने आई जो शायद ही किसी विधानसभा में कभी सुनी गई हो। स्पीकर ने कहा कि किसी ने पान मसाला खाकर विधानसभा के अंदर थूक दिया है। विधानसभा अध्यक्ष की पूरी बात आपको सुनाएंगे, क्योंकि सारा कुछ सुनने के बाद कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। आज सवेरे मुझे सूचना मिली कि हमारे विधानसभा के इस हॉल में किसी माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर अपने वहीं पर सेवाएं दे दी थी। उत्तर प्रदेश के स्पीकर ने जितने सभ्य शब्दों में आरोप लगाया, पान मसाले का ये मसला असभ्यता के उतने ही करीब है। इसका पता लगाइए कि किसने ये थूका। आइए आपको शुरुआत से समझाएं कि मामला क्या है। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना के पीछे पीछे चलिए और उनकी बातें सुनिए, सब साफ हो जाएगा। स्पीकर साहब जिस जगह पर जाकर रुक गए,
ये प्रवेश द्वार है, यूपी विधानसभा के अलग अलग प्रवेश द्वारों में से एक। साफ करो भी। कौन है सर? सफाई कर्मचारी को निकल जाओ ना, साफ करो। चलो कौन साफ करेगा? विधानसभा का एंट्री गेट पर हरी कालीन और कालीन पर लाल शीटें। कहने की जरूरत नहीं कि यहाँ क्या हुआ, बाकी स्पीकर की बात सुन लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे। घटना मंगलवार सुबह की है। स्पीकर सदन की तरफ बढ़ ही रहे थे कि कदमों के नीचे किसी माननीय के अमिट निशान आ गए। ये क्यों चुके? यहाँ चुकने के मेरी इज्जत है कि सबकी इज्जत है? एक आदमी की वजह से सबकी इज्जत क्यों जाने दूंगा? यही करते रहेंगे, लोगों की चूक साफ करते रहेंगे। इसका पता लगाइए कि किसने ये थूका और इसका कारपेट का उससे पैसे लीजिए और कारपेट बदलवाइए। कैमरे से पता चल जाएगा। नमस्कार। हमने देख लिया कैमरे से, हमें मालूम है। कैमरे से देख भी लिया, हमें मालूम भी है, लेकिन हम सबके सामने किसी का अपमान नहीं करना चाहते। ये अच्छी बात है क्या? नहीं, बहुत गलत है। सिविक सेंस का बड़ा भारी है वहाँ। बड़ा भाई मेरे पिताजी का छोड़िए, मेरे भाई। सही बात। हम सबका है कि मेरा है क्या? मेरी विधानसभा है क्या? हम सबकी विधानसभा। उसको साफ करो पूरी तरीके से, सही तरीके से हो जाएगा। साफ नहीं हो रहा है, वो हल्का ही हो पाएगा। दाग हल्का तो हो जाएगा लेकिन मिटेगा नहीं। खैर, स्पीकर महोदय ने कार्यवाही शुरू करने से पहले पूरे हाउस को बिना नाम लिए पान मसाले के मसले से अवगत करा दिया। आज सवेरे मुझे सूचना मिली कि हमारे विधानसभा के इस हॉल में किसी माननीय सदस्य ने पान मसाला खाकर अपने वहीं पर सेवाएं दे दी थी। मैंने वीडियो में उस माननीय सदस्य को देख भी लिया है, लेकिन मैं किसी इंडिविजुअल को अपमानित नहीं करना चाहता, इसीलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूं। आगे से मेरी सभी सदस्यों से यह निवेदन है कि अगर किसी भी अपने साथी को ये करता हुआ देखें तो वो लोग वहीं रोक दें। मेरी बात समझे? हम सबकी विधानसभा है, ये सिर्फ एक अध्यक्ष की विधानसभा नहीं है। ये 403 मेंबर्स की बराबर की जिम्मेवारी है और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की विधानसभा है। इसको साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेवारी है और हम उसको करें, ये सबकी जिम्मेवारी। मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन जिसने किया है वो स्वयं आकर अगर मुझे कह देंगे कि उन्होंने किया है, नहीं। वो अपने आप आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बुलवा लूँगा। यूँ तो पान मसाला खाकर यहाँ वहाँ थूकना एक छोटी सी घटना लगती है, लेकिन इस छोटी सी घटना ने शर्मिंदगी की एक बड़ी वजह दे दी। ये शर्मिंदगी सिर्फ उस विधायक के लिए नहीं जिसने विधानसभा के अंदर पान मसाला खाकर थूक दिया, न सिर्फ विधानसभा के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर एक नागरिक के लिए शर्मिंदगी का विषय है। सतीश महाना ने जिस शालीनता के साथ बिना नाम लिए विधायक को एक हिदायत दी है, वो हिदायत हम आप सबको मिलेगी, इसी की उम्मीद है। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। जब कानून बनाने वाले ही कानून तोड़े और वो भी उस सदन में जहां कानून बनाया जाता है, तो भला आम लोगों से क्या उम्मीद करेंगे? क्या सख्ती ही एकमात्र रास्ता है? आखिर क्या वजह है कि जो लोग रेलवे स्टेशन पर थूकने से परहेज नहीं करते, वही लोग मेट्रो स्टेशन पर जाकर सभ्य बन जाते हैं? हमने यही सवाल आज आम लोगों से पूछा। जरा सुनिए जवाब क्या मिला। बहुत लोग थूकते हैं और बहुत गंदगी फैलाते हैं, ये गंदगी को हटाना चाहिए। क्यों ऐसा होता है कि लोग यहाँ नहीं थूकते मेट्रो स्टेशन, लेकिन रेलवे स्टेशन थूकते हैं? आपको क्या लगता है? जगह ही है, ये नहीं कह रही कि मेट्रो स्टेशन में ही है, हर एक जगह पे। अभी ऑटो में भी जाते हैं ना, कोई ऐसी पिच कर देते हैं, बस में भी जाते हैं वो भी कर देते हैं, कार में जाते हैं वो भी कर देते हैं। इन लोगों को ना तरीका नहीं है, क्लीन क्या है वो नहीं पता है, तो इन लोगों को क्लीन रखना चाहिए। मे बी वहाँ ज़्यादा भीड़ होती है एंड ऑल वैरायटी ऑफ पीपल मीन्स डिफरेंट स्टैंड्स ऑफ पीपल कम देयर, मे बी दैट इज़ द रीज़न। यहाँ पे ज़्यादातर वर्किंग या स्टूडेंट्स होते हैं, सो क्या मतलब बेसिकली सिक्योरिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेलवे स्टेशन। अवेयरनेस से ज़्यादा मेरे ख्याल से सिविक सेंस ज़्यादा होनी चाहिए। इट कम्स फ्रॉम कंडीशनिंग
जब आप किसी बच्चे को भी देखते हैं, उनको बोलोगे अगर आप बचपन से ही नहीं फेंकना उसे, तो वो नहीं करेगा आगे भी. सो दैट कम्स फ्रॉम द कंडीशनिंग एंड बेसिक सेंस. आप कितने भी पोस्टर्स लगा लो, दे विल स्टिल डू इट. जहाँ किसी को थूकना है वो थूकेगा. You can even see people urinating. Why do they do it? You know, why don't women do it? Just because there is a taboo, women cannot sit anywhere and men can do it anywhere. So it also comes from the conditioning, I would say. बेसिकली फर्स्ट कारण तो यही है कि अवेयरनेस लोगों के अंदर, एक मानसिकता है हम लोगों की. मेट्रो स्टेशन को लेकर थोड़ा अवेयरनेस है, वहाँ पे कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, स्टाफ की भी पूर्ति है. लेकिन रेलवे स्टेशन क्योंकि अब पुराने हो चुके हैं, अब उनके प्रति हमारा ऐसा ही है, जैसे आप देखते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल और हिंदी मीडियम स्कूल में जो अंतर है वही आपको मेट्रो स्टेशन और इसमें दिख जाएगा. क्योंकि जैसा अंतर वहाँ लगता है आपको प्राइवेट चीज़ों में और गवर्नमेंट में जैसा लगता है, यहाँ पे सुविधाएं ज़्यादा है, थोड़ा कैमरा है और मेट्रो लगती भी नहीं है. शहर में गांव का लड़का अगर शहर आएगा तो वो उस हिसाब से चलेगा. वैसे ऐसा क्यों कहा जाता है कि हमारे देश के जो लोग यहाँ कानून को तोड़ते हैं, वही लोग विदेश में जाकर कानून का चुपचाप पालन करने लगते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? हमने आज भारत के उन लोगों से यही सवाल किया जो विदेशों में रहते हैं. अब सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा. सिविक सेंस सिर्फ रूल्स को फॉलो करने के बारे में ही नहीं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हैबिट भी होनी चाहिए. यहाँ फिनलैंड में ये लाइफ का एक हिस्सा माना जाता है. लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, पब्लिक स्पेसेस को साफ रखते हैं, वेस्ट सेग्रीगेशन सही तरीके से करते हैं और एक दूसरे की पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट करते हैं. यहाँ सिविक सेंस बचपन से ही सिखाया जाता है. स्कूलों में बच्चों को ऑनेस्टी, काइंडनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में ज़्यादा जागरूक किया जाता है. उन्हें सिखाया जाता है कि सही तरीके से वेस्ट कैसे डिस्पोज करते हैं, ट्रैफिक रूल्स कैसे फॉलो करते हैं और पब्लिक स्पेसेस को मेंटेन करने के बारे में बताया जाता है. मार्केट के अंदर है, लेकिन साफ सफाई देखिएगा. हर दूसरे तीसरे पेड़ के पास आपको एक डस्टबिन दिखाई देगी. यानी यहाँ पे लोग खुद साफ सफाई में एक दूसरे की मदद करते हैं. सामने फिश मार्केट, सब्जी मार्केट है, लेकिन यहीं पे सामने ही डस्टबिन है और साफ सफाई, और उसके सामने ही एक बहुत बड़ा पार्क है. अब देखिए किस तरीके से साफ सफाई का ख्याल रखा गया है. देखिए यहाँ पे लोग खुद साफ सफाई का ख्याल रखते हैं. डस्टबिन यहाँ पे रखे हुए हैं, हर 10 कदम पर एक डस्टबिन रखा हुआ है ताकि लोग साफ सफाई का ख्याल खुद रखें. आमतौर से ये देखा जाता है कि कहीं भी अगर रेलवे स्टेशन होता है या बस स्टैंड होता है तो वहाँ पर रोड के किनारे साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता है. लेकिन आप देखिए कि सामने बस स्टैंड है और यहाँ पे आपको कोई भी गंदगी रोड के किनारे दिखाई नहीं देगी. हेलो गाइस, माय नेम इज़ सागर. आई एम लिविंग इन पेरिस फॉर लास्ट 3 years. आज हम एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहते हैं, डिफरेंस बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया. तो जब भी ट्रैफिक सिग्नल बंद होता है, नॉर्मली इंडिया में हम चेक करते हैं कि इफ़ देयर इज़ सम ट्रैफिक कंट्रोलर और नो. अगर कोई नहीं है तो वी जस्ट पास द सिग्नल, क्योंकि हम जल्दी में होते हैं और हम अपना व्हीकल लेके निकल जाते हैं. बट इन द सेम वे फ्रांस में लोग ये इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स. अगर हम बिना देखे हमने क्रॉस कर दिया तो इट विल बी लाइक विल फेस द एक्सीडेंट्स. तो दैट इज़ वाई लोग ये नहीं करते हैं. एंड सेकंड थिंग आई हैव नोटिस कि सिग्नल बंद हो, कोई बंदे क्रॉस हो रहे हो चल के या साइकिल लेके कुछ भी, तो वो इंडिया में ना अपन हॉर्न बजाते रहते लोगों के पीछे. तो ये इधर लोग इतना नहीं करते. मैंने आई थिंक 3 साल में मैंने हार्डली 4 से 5 बार मैंने लोगों के व्हीकल के हॉर्न सुने हैं. बाकी नॉर्मली लोग इतना हॉर्न बजा के वो नॉइस डिस्टर्बेंस नहीं करते. और इन द सेम वे इंडिया में हमें वो जब तक हम हॉर्न बजाते नहीं हमें अच्छा नहीं लगता. तो ये डिफरेंस है सबसे बड़ा. और अब बिहार चलते हैं, जहां एनडीए चुनाव के लिए तैयार है और नेता एक बार फिर नीतीश कुमार हैं. अभी तक जो परिस्थितियां दिख रही हैं उसके मुताबिक नवंबर में बिहार में चुनाव के बाद अगर एनडीए को सरकार बनाने का मौका मिला तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे. एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बता चुके हैं कि नीतीश कुमार उनके लाडले मुख्यमंत्री हैं, और दूसरा ये कि नीतीश भी बार बार ये इशारा कर चुके हैं कि उनके लिए अब जीना एनडीए में है, मरना एनडीए में. तुम्हारे पिता को हम ही बनाए थे, वो जब आए थे उस समय नहीं था, ये सब फालतू छोड़ो.
अरे थोड़ा जात वाला भी, अरे तुम्हारे जात वाले भी जो जात थे हमको कहते थे काहे के लिए आप कर रहे हैं, तो हमने तो उसी आदमी को बनवाया था। आई सब कुछ नहीं जानते हो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बता रहे थे कि कैसे उन्होंने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन इस वक्त लोगों की दिलचस्पी इसमें नहीं है कि किसने किसको मुख्यमंत्री बनाया था, बल्कि इसमें है कि अगले चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बिहार एनडीए में साफ हो गया है कि अगर सरकार बनी तो फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार ने भी आज विधानसभा में आरजेडी पर तीखा हमला बोलकर ये जता दिया कि अब बीजेपी के साथ ही वो आगे बढ़ेंगे। अरे अभी मेरे साथ थे तो कहाँ कोई बात, आप लोगों का कोई काम था, जो काम था मेरा था, ये आपका काम था। अरे जब गड़बड़ किए तो एक बार लिए थे हरा दिया, और दूसरी बार भी गड़बड़ किया, दूसरी बार भी हरा दिया, और अब कहीं से नहीं, इधर उधर नहीं, हम लोग एक साथ मिलकर काम किए, हम लोग सब मिलकर लिए साथ रहेंगे, अब कुछ नहीं। बीजेपी की बहुत पुरानी तमन्ना है कि एक बार उसका भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन अभी बिहार में जो स्थिति है उसमें बीजेपी के सामने नीतीश कुमार के कद की दीवार खड़ी है। उस पर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इशारा कर चुके हैं कि नीतीश कुमार की उनके लिए क्या अहमियत है। हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। हालांकि सत्ता की राजनीति में मुंह देखकर कोई काम होता नहीं। नीतीश कुमार भी अपनी अहमियत जानते हैं और बीजेपी भी जानती है कि अगर सत्ता में बने रहना है तो नीतीश कुमार जरूरी हैं। आज भी नीतीश कुमार की छवि बिहार के सभी नेताओं में सबसे ज्यादा सुशासन से जुड़ी है। लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार पर लोगों का भरोसा भी उनके पक्ष में जाता है। फिर नीतीश कुमार के सांसदों की जरूरत केंद्र में मोदी सरकार को चलाने के लिए जरूरी है। बीजेपी के पास बिहार में ऐसा कोई नेता नहीं है जो नीतीश कुमार की तरह कद्दावर हो। यही वजह है कि बीजेपी ने भी नीतीश कुमार के लिए मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। विधानसभा के भीतर तेजस्वी से सम्राट चौधरी की तीखी नोकझोंक इसका सबूत है। हम इनके पिता का नाम इस सदन में नहीं लेना चाहते। इनके पिता का भाषण गांधी मैदान में या भाजपा के रैलियों में मुख्यमंत्री जी के प्रति क्या था। देश का अगर सबसे मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार जी। हमने तो नहीं बोला। नीतीश जी के पुत्र के बारे में आपके पिता ने क्या कहा था ये भी जान लीजिए। आप भी मौजूद थे। विरोधी दल के नेता के तौर पर लोग काम भाषण दे रहे हैं, वो दीजिए। अरे छोड़िए ना, क्या आपके पिता ने अब शब्द मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोला? खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया, आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला आपका परिवार। हालांकि बीजेपी पिछली बार की 74 सीटों की जीत को आगे बढ़ाने के लिए कमर कस चुकी है। इस कड़ी में उसने दिलीप जायसवाल को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष की जिम्मेवारी आज दी गई है। मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया है और इस चुनौती को मैं अवसर में बदलने का काम करूंगा, संगठन को मजबूत करूंगा और 2025 के चुनाव में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही मजबूती के साथ फिर से सरकार बनाने का काम करूंगा। अब एक बात तो साफ है कि बिहार की ताजा परिस्थिति के मुताबिक विधानसभा चुनाव का चेहरा या तो नीतीश कुमार है या तेजस्वी यादव। अब बिहार के लोग तय करेंगे कि उन्हें किसका समर्थन करना है। पटना में प्रभाकर कुमार के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।